हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली कैंपस प्लेसमेंट के एक्सपीरियंस के बारे में। इस वीडियो के लिए मैंने बुलाया है कैंपस प्लेसमेंट एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मेरे दोस्त सीए तरुण बंसल को। तरुण बंसल जो थे वो मेरे जूनियर थे पीडब्ल्यूसी के अंदर। उन्होंने मई 19 के अंदर अपना जो सीए है वो क्वालिफाइड करा था और सबसे हाईएस्ट पैकेज जो कंपनी कैंपस के अंदर देती है यानी कि आईटीसी, उसके अंदर उनका सिलेक्शन हुआ। 22 लाख का पैकेज उठाया यार। फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट 22 लाख का पैकेज मैटर करता है। तो उनसे हम जानेंगे कि क्या उनका इंटरव्यू का सिलेक्शन प्रोसेस रहा, कैसे कैंपस प्लेसमेंट में वो गए, सारी चीजें जानेंगे कैंपस प्लेसमेंट के बारे में आने वाले इंटरव्यू के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद जरूर आएगी। तो चलते हैं सीधा बिना टाइम वेस्ट करते हुए इंटरव्यू की तरफ। हाय तरुण, कैसे हो यार? हाय तुषार, बहुत बढ़िया। आप बताओ। बस यार, सब बढ़िया। थैंक यू फॉर कमिंग यार, अपना टाइम जो बिजी शेड्यूल है उसमें से निकालने के लिए थैंक यू सो मच। अरे आपके लिए कुछ भी यार। तो यार, जैसे हमारा जो डिस्कशन हुआ था, ये आज की जो वीडियो रहने वाली है, जो हमारे न्यूली फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पास आउट हुए हैं अभी रिजल्ट के अंदर, जो उनका कैंपस प्लेसमेंट होगा उसके लिए होने वाली है। तो किस तरीके का इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, तो आपसे बेटर मेरे हिसाब से कोई पर्सन नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो हाईएस्ट पैकेज होता है जो एक कैंपस के अंदर मिलता है, उसको हाईएस्ट पैकेज को आपने क्रैक करा था, जो कि अराउंड आई थिंक 22 लाख का था, राइट? आईटीसी के अंदर। या तो हाँ जी। आई डोंट थिंक कि आपसे बेटर कोई पर्सन होगा, और आईटीसी अपने आप में एक दिग्गज कंपनी मानी जाती है। तो तो तरुण, उससे हमारा जो इंटरव्यू प्रोसेस था, जो सिलेक्शन हुआ, उसको डिस्कशन करने से पहले आप यार अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सके। कहाँ पे आपकी आर्टिकलशिप रही है, कैसे आपने जर्नी स्टार्ट करी, और उसके बाद क्या चल रहा है, वो सारी चीजों के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तुषार, जैसे सब जानते हैं, आई बिलोंग फ्रॉम पंजाब, लुधियाना। ठीक है। मैंने अपनी सीए जर्नी 2015 में स्टार्ट की थी, जून 2015। उसके बाद आई क्लियर्ड आईपीसीसी इन माय May 16 अटेम्प्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद आई जॉइन पीडब्ल्यूसी फॉर आर्टिकलशिप स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट, जिसके में मैंने 3 साल अपने कंप्लीट किए इन द मंथ ऑफ October 19। CA final I got cleared in May 19 in first attempt also. As you mentioned, मेरी कैंपस प्लेसमेंट थ्रू आईटीसी के अंदर प्लेसमेंट हुई थी, in which I got placed in internal audit department. So yeah, I continued there till December 2020. Now I have some other plans that I'm working on. But yeah, overall अगर आप देखें तो both PwC and ITC have been really good learning experiences for me. So that was good. Yeah. तो अब अगर हम इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ जाएं, तो सबसे पहले यार सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि आफ्टर क्लियरिंग योर सीए हमें कब अप्लाई करना चाहिए कैंपस के लिए। मतलब मतलब कुछ इंस्टीट्यूट इन्फॉर्म करेगा हमें, या क्या टाइम पीरियड रहता है, थोड़ा सा उसके बारे में बता सके तो। जैसे रिजल्ट्स आते हैं, बिकॉज आई रिमेम्बर मेरे टाइम पे क्या होता है, रिजल्ट्स आए थे 13 अगस्त को और कैंपस स्टार्ट हुआ था 17-18 सितंबर को। तो आई गेस विद इन अ वीक और 2, 1 या 2 हफ्ते के बाद कैंपस की वेबसाइट ओपन हो जाती है इंस्टीट्यूट की ना। अगर आप गूगल करेंगे सिर्फ आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट, तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी cimb.ici.org करके। तो वहां पे जाके आपको रेगुलरली चेक करते रहो, और इंस्टीट्यूट की ऑब्वियसली नोटिफिकेशन आती है कि इस डेट से कैंपस ओपन हो जाएगा। बट द वन थिंग जो सबसे कंफ्यूजिंग रहती है, मेरे को भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन थी, कि जब आप अपना कैंपस का फॉर्म भरते हैं तो आपको अपने 2 सेंटर सिलेक्ट करने पड़ते हैं, एक मेजर एक स्मॉल। एंड जो कंपनीज की लिस्टिंग है वो थोड़ी बाद में आती है, तो उस चीज वो सबसे मेजर कंसर्न है कि अगर आप अपना सेंटर सिलेक्ट करें तो उस पर ध्यान देके सिलेक्ट करेगी, क्योंकि बड़े सेंटर पे कंपनी ज्यादा आती है, जैसे दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, इन पे कंपनी ज्यादा आती है, छोटे सेंटर्स पे कम आती है। तो वो थोड़ा बस ध्यान से सिलेक्ट किया जाए कि जहां पे आप काम करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली। बाकी तो आपको गूगल इंस्टीट्यूट की सारी नोटिफिकेशन आती है। दैट इज अ प्रीटी इजी प्रोसेस। ओके, ग्रेट। सो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग के किस तरीके का आपका इंटरव्यू प्रोसेस था, उसके अंदर जो आपका रिज्यूमे जो आपका रहता है, किस तरीके का हमारा रिज्यूमे रहना चाहिए, मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप बता सके। सी रेज्यूमे इज बेसिकली आप एक पूरी टीम को, एक इंटरव्यूज की टीम को, जब भी आपसे कभी मिले भी नहीं है, उनको आपने बताना है कि आपने 3 साल आर्टिकलशिप में आपने क्या वर्क किया है। तो जो आपकी मेजर अचीवमेंट्स हैं, एक जो होता है ना, एक झलक दिखनी चाहिए उनको पूरी, कि आपने क्या काम किया है, आपके क्या अकम्प्लिशमेंट्स हैं, और जो चीजें आपने जो चीजें आपको सेट अपार्ट करती हैं, जैसे कोई नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर हो सकता है, कोई नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर हो सकता है, कोई चेस चैंपियन हो सकता है, या फिर कोई काम बहुत अच्छा करता है तो उसे ऑर्गेनाइजेशन में अवार्ड्स मिले होंगे। तो वो चीजें दिखनी चाहिए। एक तरह से वो आपका काइंड ऑफ वो है, एक सेल्स पैम्फलेट है। जैसे पॉलिटिक्स, जैसे इलेक्शन से पहले वो अपने बुकलेट्स निकालते, तो आपकी हर एक अचीवमेंट और हर एक एक्सपीरियंस उसके अंदर दिखना चाहिए। तो मतलब
इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव बट इट शुड बी इंटैक्ट, ये भी ना हो कि आप पूरे ऐसे लिख दो उसके अंदर ना, तो इट शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प टू बी वेरी एक्यूरेट, कि आप अपनी हर चीज लिखो पर उसको कम से कम शब्दों में इंक्लूड करने की कोशिश करो उसके अंदर। आई गेस दैट वुड बी द आइडियल रेज्यूमे। सो कितने पेजेस का होना चाहिए? जनरली कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से कि 1 पेज का बनाएँ, 2 पेज का बनाएँ, 3 पेज का बनाएँ, किस तरीके का रिज़्यूमे होना चाहिए आपके हिसाब से? तुषार, ये तो बल्कि आपने मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प की थी इस चीज के अंदर, कि क्योंकि आर्टिकलशिप के टाइम पे हमारे पास सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस रहता है, उस टाइम पे ना ज्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं, तो आई गेस 1 पेज का रिज्यूमे वुड सफाइस because you have a 3 years articleship experience, and articleship experience can easily be encountered in 4 to 5 paragraphs of that, so I guess maximum should be 1 page। अगर 1 पेज से आप ज्यादा खींचते हैं, क्योंकि मेरे को एक मेरे सीनियर ने बोला था कि अगर तुम सीवी 1 पेज का बना रहे हो तो उस 1 पेज में 1 इंच जगह भी खाली नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी फिल्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आप 2 पेज बना रहे हो और उसमें सिर्फ 1.5 पेज भर रहे हो तो दैट लुक्स अ बिट नेगेटिव, बिकॉज आपकी इतनी ज्यादा ब्लैंक स्पेस बची होती है। तो आई वुड एडवाइज 1 पेज, आपको भरना आसान रहता है। 2 पेज अगर आप स्विच कर सकते हैं, अगर आपके पास बहुत कंटेंट है तो, कि आपने ऑडिटिंग भी की है, टैक्सेशन भी की है, एडवाइजरी भी की है, तो यू कैन स्विच, बट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि 1 पेज का सीवी वुड सफाइस, बिकॉज यू आर ट्रीटेड एज अ फ्रेशर आफ्टर क्वालिफाइंग चार्टर्ड। राइट। तो क्या-क्या जनरली होना चाहिए जब एज़ अ फ्रेशर क्वालिफाइड आप जा रहे हैं, तो क्या-क्या एक्सपीरियंस जनरली आपके हिसाब से होना चाहिए? आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस किस तरीके से हमें उसके अंदर डालना चाहिए, ताकि वो प्रिसाइज़ बेसिकली यस। हाँ, एक्चुअली क्या होना चाहिए, जैसे अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, जैसे मेरी आर्टिकल पीडब्ल्यूसी से थी, तो मैंने क्या किया था कि जिस तरह की मैंने अलग-अलग तरीके की असाइनमेंट्स की थी, चाहे वो स्टैट ऑडिट हो, चाहे वो सॉक्स ऑडिट हो, चाहे वो इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग हो, चाहे वो स्टॉक ऑडिट हो, चाहे वो कुछ भी तरह की हो, अगर आपने अलग-अलग तरीके की असाइनमेंट्स की हैं, तो वो सारी इंक्लूडेड होने चाहिए। और अगर आपने कोई मेजर क्लाइंट्स हैंडल किए हैं, जैसे अगर आप बिग फोर में काम करते हैं तो आपको लिस्टेड क्लाइंट्स करने का मौका मिलता है, या फिर कोई बड़े प्राइवेट क्लाइंट्स करने का मौका मिलता है, तो वो दिखना चाहिए कि हाँ, हमने इन बड़े-बड़े क्लाइंट्स का प्रेशर हैंडल किया हुआ है। तो बेसिकली कोई ऐसी चीज छूटनी नहीं चाहिए जो आपने आपके एक डिफाइनिंग मूवमेंट है आपकी आर्टिकलशिप का, कि अगर मान लीजिए मैंने एपरल इंडस्ट्री का स्टैट ऑडिट किया है, तो वो दिखना चाहिए कि परफॉर्म स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर एपरल, डेयरी एंड एवरीथिंग लाइक दिस। तो बेसिकली आपकी एक आर्टिकलशिप की समरी बनानी है आपको, कि पूरा आपका एक्सपीरियंस दिखे कि 3 साल आपने क्या क्या किया, वो मेरे को एक दिखना चाहिए सब कुछ। तो मेरे हिसाब से पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली अगर उसको कवर कर पाए तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं पाए। तो जैसे मैंने किसी एक कंपनी के अंदर काम करा, ए लिमिटेड, उस कंपनी का मेरे को ये भी लिखना चाहिए कि उसमें मैंने क्या-क्या एरियाज़ करे, लेट्स से आई एम इन ऑडिट, तो मैंने उसमें रेवेन्यू करा, परचेज़ करा, हाउ यू थिंक कि वो चीज़ें भी लिखना ज़रूरी है रिज़्यूमे के अंदर? आई डोंट थिंक, बिकॉज वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं एक कंपनी, मान लीजिए आपने 3 साल के अंदर 6 क्लाइंट किए, तो अगर आप हर कंपनी का एरिया वाइज सेग्रीगेशन देने लग जाएंगे तो आपका आधा रेज्यूमे सिर्फ आपके इस एरिया से ही भर जाएगा। तो मेरे को लगता है सिर्फ कंपनी का नाम या फिर इंडस्ट्री उस चीज को सफाइस कर देती है, क्योंकि अगर इंटरव्यूअर को उस चीज के बारे में जानना होगा, वो आपसे पूछेगा। तो अगर मैं एरियाज लिस्ट करूंगा, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा वो एक केओटिक सीवी बनेगा। तो इंस्टेड ऑफ एरियाज मेंशन करना, आपको ये लिखना चाहिए कि मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर ऑडिट किया, इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग कि मैंने इस इंडस्ट्री के इस एरिया को ऑडिट किया, वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा मेरे हिसाब से। राइट। तो कंक्लूजन ये है कि 1 पेजर होना चाहिए और जितना बता सके अपने बारे के अंदर, और जो भी हमारे जो मेजर जो भी हमारी अचीवमेंट है, सारी चीजें हमारी मेंशन होनी चाहिए उसके अंदर, राइट? बिल्कुल। तो ये हो गया हमारे रिज्यूमे की बात। अब हम चलते हैं हमारे सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले तो आप जब कैंपस प्लेसमेंट के लिए जब आपने भरा, तो कितने कंपनी ने आपको शॉर्टलिस्ट करा? मेरी एक्चुअली 3 कंपनीज में शॉर्टलिस्टिंग आई थी उस टाइम पे, आईटीसी, वेदांता एंड ओयो। वेदांता के साथ मेरा ऑलरेडी ऑफ कैंपस इंटरव्यू हो चुका था। ITC I appeared, OYO I did not appear because मेरा ऑलरेडी ITC में उससे पहले सिलेक्शन हो गया था। एंड अगर आपका एक सिलेक्शन हो जाए तो यू कांट अपीयर फॉर द सेकंड इंटरव्यू, दे हैव अ रूल फॉर दैट। तो मेरी 3 में से लिस्टिंग आई थी उस टाइम पे। So you accepted for ITC at that time? हाँ, ITC, I accepted ITC। ओके। तो ये हमारी बात हुई कि आपने शॉर्टलिस्टिंग 3 की आई, तो आपने ITC सिलेक्ट करा। अब हम बात करते हैं कि जो ITC के अंदर आपको जो जैसे आपने जब इंटरव्यू दिया तो कैंपस के अंदर, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है इंटरव्यू का, कितने राउंड्स होते हैं जनरली, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो ITC का मतलब एक्चुअली मोस्ट कंपनीज का यही प्रोसेस रहता है। फर्स्ट डे आप जाएंगे कैंपस में, फर्स्ट इज ऑलवेज अ ग्रुप डिस्कशन। उसकी की यही रहती है कि आप एक
एक अच्छा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऐड करें जीडी के अंदर, बिकॉज आप टॉपिक के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपको टॉपिक ऑन द स्पॉट मिलेगा एंड वो आपको प्रिपरेशन के लिए तभी टाइम देंगे विदाउट एनी फोन्स और एनीथिंग। तो आप प्रिपेयर करें उस टाइम पे। द बेस्ट पार्ट इज कि जब भी आप कैंपस पे जाएंगे तो मोस्ट कंपनीज क्या करते हैं, वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि अब स्टार्ट करना, अब स्टॉप करना है। वो आपको ये बोल देंगे कि आपके पास 8 मिनट है, आप अपना स्टार्ट करो, आप खुद ही रेगुलेट करो एंड खुद ही उसको क्लोज करो। सो माय सजेशन इज, कई बार टॉपिक ऐसा होता है जिसमें वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हम उस टॉपिक के बारे में हमें पता नहीं है। Right. तो उस सिचुएशन में बेस्ट सॉल्यूशन मेरे हिसाब से ये रहता है कि आप जीडी को कंट्रोल करने की पोजीशन में जाए। कि जैसे सपोजली कोई इंसान बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है जीडी के अंदर, या फिर कोई बहुत ज्यादा सटल हो रहा है, तो आप एग्रेसिव को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें कि उसको बोले भाई प्लीज मेंटेन द डेकोरम, एंड जो बंदा शांत है उसको इनकरेज करे स्पीक अप करने के लिए। बिकॉज इससे क्या होगा कि जो मॉडरेटर्स हमको लगेगा कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज है कि इफ यू कांट कंट्रीब्यूट टू द जीडी एट दैट टाइम, यू शुड ट्राई टू कंट्रोल द जीडी। आप कंक्लूजन डिराइव करने की कोशिश कीजिए कि दिस मच, आप टाइम मेजर करने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए 6 मिनट हो गए तो आप अनाउंस कीजिए कि नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन इंस्टेड ऑफ डिबेटिंग इट ऑल अराउंड, वी शुड मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन। पर अगर आपके पास कोई वैलिड पॉइंट्स हैं और आप ऐड कर सकते हो तो वो तो बेस्ट सॉल्यूशन है। बिकॉज इफ यू आर एडिंग अ वैल्यूएबल पॉइंट जो बहुत ज्यादा उस चीज के लिए सूटेबल है या सटीक है, तो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं ना। तो दैट इज विद जीडी। उसके बाद जीडी के बाद आई गेस कम्स दिस पीआई, द पर्सनल इंटरव्यू। इसमें एक क्वेश्चन है तभी मेरा, जीडी में जनरली बोलते हैं कि जैसे जो स्टार्ट करता है उसकी एक एडिशनल एक एज हो जाता है, जो कंक्लूड करता है, जो मतलब इस तरीके से थोड़ा सा मतलब किस पॉइंट पे हमें बोलना चाहिए, अगर लेट्स से आई नो समथिंग तो किस समय पे मेरे को उस चीज को बोलना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? See, GD में स्टार्ट करते हैं, that shows initiative qualities, to be very honest, आपको स्टार्ट करना चाहिए। पर मान लीजिए अगर आप नहीं कर पाते किसी वजह, ठीक है, तो कभी भी काटो मत किसी को। मतलब if someone is speaking, आपको ओवरलैप नहीं करना चाहिए। और लोग बोलते हैं आपको जीडी में एग्रेसिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप जोर जोर से चिल्लाएंगे तो कोई ना कोई आपको बोलेगा कि दिस इज अ जीडी नॉट अ फिश मार्केट। तो कभी भी बहुत एग्रेसिव नहीं होना चाहिए जीडी के अंदर, आपको अपना कूल मेंटेन करना चाहिए। कई जीडीज रेगुलेटेड होते हैं जिसमें मॉडरेटर एक एक करके आपको मौका देते हैं, कई जीडीज रेगुलेटेड नहीं होते। तो आपको अपना टाइमिंग देखनी पड़ेगी कि जैसे एक बंदे ने अपना पॉइंट खत्म किया, यू शुड टेक अप योर पॉइंट राइट आफ्टर दैट। नहीं मिला स्टार्ट करने का, कोई बात नहीं, यू शुड टेक अप आफ्टर दैट। और सिंपल बात है, अगर हिंदी टर्म्स बोलो तो मौका देके चौका मारने वाली बात है जीडी के अंदर। अगर आपके पास अच्छा पॉइंट है, स्टार्ट कर दिया बहुत अच्छी बात है, खत्म कर दिया उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि स्टार्ट करने वाले से ज्यादा महत्व दिया जाता है खत्म करने वाले को। बिकॉज एक डिस्कशन को कंक्लूड करना बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे, क्योंकि ग्रुप बहुत बड़े होते हैं जीडी के उस टाइम पे। कितने तो लोग एक बारी में जीडी में बैठते हैं और कितने लोगों का सिलेक्शन होता है उस एक राउंड में? डिपेंड्स करता है, जीडी का साइज रेंजेस बिटवीन 10 to 20 मेंबर्स कि कितने बंदे शॉर्टलिस्ट किए हैं कंपनी ने। और सिलेक्शन ऐसे भी होता है, कहीं जीडी से एक बंदा सिलेक्ट होता है, कहीं जीडी से 3 सिलेक्ट हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हो वहां पे और किस ग्रुप के साथ आप डील होते हो। तो जरूरी नहीं है कि ये भी पॉसिबल है कि एक ग्रुप से 5 हो जाए, ये भी पॉसिबल है कोई भी ना हो। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप उस जीडी में कैसे परफॉर्म करते हो इंस्टेड ऑफ कि आपके पीयर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पीपल और आपके साथ कैसे बहुत एग्रेसिव है या बहुत सटल पीपल है, आपको अपने पर फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से उस जीडी के अंदर। और आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए, डिबेट्स देखिए कैसे डील किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता। ऑफिस के अंदर सबकी मीटिंग्स होती हैं, अगर आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो आई डोंट थिंक जीडी में इतनी ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। ओके, सो दिस वाज अबाउट जीडी। तो उसके बाद जीडी जैसे आपका क्लियर हुआ, उसके बाद क्या प्रोसेस था? जीडी के बाद इट वाज पर्सनल इंटरव्यू, मेनली वही रहता है। तो जनरली अगर आप कोई कंपनी के इंटरव्यू में जाएंगे तो राउंड्स होते हैं, जनरली टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड, पार्टनर राउंड। बट कैंपस में मोस्ट कंपनीज का सिंगल राउंड होता है, बिकॉज एक दिन होता है, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक ही राउंड रहता है जनरली। तो सी डिपेंड्स की कंपनी क्या है, आपका इंटरव्यू 30 मिनट से लेके 60 मिनट तक जा सकता है, कई बार 60 मिनट के ऊपर भी जा सकता है। तो पहला मेरा रहेगा कि अपने सीवी में सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए कि सीवी में आप वही लिखें जो आपने किया है एक्चुअल में, क्योंकि बेसिकली इंटरव्यूअर को आपके बारे में उतना ही पता है जितना आपने उनको अपने बारे में बताया है, तो उसके बारे में वो पूछेंगे ही। तो सीवी में कभी भी ऐसा कुछ मत लिखें जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा लिखा और उन्होंने वही चीज पकड़ ली तो आपका बहुत ज्यादा गलत इंप्रेशन जाएगा। सेकेंडली, जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं, अगर आप स्पेशली अकाउंटिंग या ऑडिटिंग की फील्ड का इंटरव्यू दे रहे हैं
तो रीसेंट अमेंडमेंट से आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। मेरे टाइम पे इंडिया से 115 116 नए थे, तो उस पे पकड़ मेरे को अच्छी रखनी पड़ी थी। अभी आजकल कारों में चेंजेस आए हैं, शेड्यूल 3 हैज चेंज्ड, तो दैट शुड बी ऑन टिप्स कि क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे इम्पैक्ट होगा, एक ऑडिटर कैसे इम्पैक्ट होगा, एक अकाउंटेंट कैसे इम्पैक्ट होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे इम्पैक्ट होगी। उसके अलावा एक बड़ी ना कॉमन प्रैक्टिस है कि इंटरव्यूज आपसे पूछते हैं आपका फेवरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फेवरेट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है। तो एक इंडिया से आपका वेल वेल्ड होना चाहिए कि अगर आपको ऑप्शन मिले चूज करने की तो आप चूज करके उसमें समझा सकें। बाकी तो आई गेस टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत कि आपको रिसेंट अमेंडमेंट्स पता हो, क्योंकि कई बार क्या होता है दे एक वो स्कूल ऑफ थॉट पकड़ लेंगे। जैसे मैं अब मान लो हमारा इंटरव्यू हो रहा है और आपने डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर दिया टॉपिक, तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का पहले इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट पूछ लिया, कंपनीज एक्ट का पूछ लिया, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चले गए, फिर ऑडिटिंग कैसे करेंगे। तो ऐसे वो एक पूरा एक टॉपिक को पकड़ के आपके सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स कर लेते हैं। तो यू एंड एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरत थी पीआई में, जो मैं फॉलो करता था उस टाइम पे, कि अगर कोई चीज नहीं आती बोल दो नहीं आती। झूठ बोलने का या फिर हवा में तीर छोड़ने का कोई फायदा नहीं, बोल दो नहीं आती तो नहीं आती। क्योंकि ऑब्वियसली आप इतना कुछ है हमारे करिकुलम में, सब कुछ हर चीज का प्रैक्टिकल एक्सपोजर पॉसिबल नहीं है। ऑडिटिंग वाले को टैक्स का एक्सपोजर होगा, टैक्स वाले को एडवाइजरी का एक्सपोजर होगा, एडवाइजरी वाले को ऑडिटिंग का एक्सपोजर नहीं होगा। तो जो नहीं आता है गैस वो कन्फेस कर लेना चाहिए कि दिस इज द एरिया आई एम नॉट फेमिलियर विद, अगर आप कुछ और पूछ सकते तो। इस पीआई में यही रहता है। बाकी तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रेशर बहुत होता है उस टाइम पे, क्योंकि आप भी डरे होते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना उस टाइम पे, क्योंकि वो इतना प्रेशर क्रिएट किया जाएगा आपके ऊपर कि आप अपने आप को, कि वो आपको ब्रेक करने की कोशिश की जाएगी। वो देखेंगे कि आप एडवर्स कंडीशंस के अंदर कैसे परफॉर्म करते हो। तो अगर आपको पता है कि आप ठीक हो, तो चाहे वो जितना मर्जी आपको काउंटर करे, आपको अपना पॉइंट डिफेंड करना आना चाहिए कि नहीं मेरे को पता है, मैं ठीक हूँ, तो यही होगा। आप जो बोल रहे हैं वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यही होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए उस टाइम पे, एंड थोड़ा स्मार्टली प्ले करना चाहिए इंटरव्यू के अंदर। तो जब तरुण आप जब पीआई दिया था तो वहाँ पे कितने पैनलिस्ट थे आपके सामने, मतलब कितने लोगों ने आपका एक साथ इंटरव्यू लिया था? 3, जनरली 3 ही रहते हैं। मेरा 3 जनरली किस किस एरिया से होते हैं, इफ यू कैन रिमेम्बर, लाइक वो तुषार थोड़ा अजीब, मेरे को एक्चुअली याद नहीं है, बट ऑब्वियसली आपका इंटरव्यू हाई लेवल, जो बंदे थोड़े हाई लेवल होते हैं वो लेते हैं जनरली, वे डिवीजन हेड्स और समथिंग। मेरा जिन्होंने लिया था मेरे को याद नहीं है एक्चुअली वो कौन से डिवीजन के हेड से, पर यार बहुत हाई लेवल। अगर डिपेंड करता है आप कहाँ का इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर आप ऑडिटिंग का देंगे तो कोई ऑडिटिंग का डायरेक्टर होगा, मतलब उस बंदे को आप, मतलब एक होता है ना सिंपल फैक्ट कि हम संभाल लेंगे, वो चीज मत, क्योंकि इंटरव्यूअर हमेशा आपसे 4 लेवल ऊपर का बंदा होगा इन एवरी एस्पेक्ट। तो वो चीज थोड़ी कंसिडर करके चलनी चाहिए। तो जनरली जैसे तरुण आपने बोला कि टेक्निकल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जैसे इंडिया से आपसे पूछे गए, और कुछ एनी अदर थिंग जो आपको लगता है कि यार ये चीज के ऊपर ज्यादा फोकस रहना चाहिए, जिसके अंदर आपको लगा, क्योंकि आपका जैसे आपने बोला कि 30 मिनट से आधे 1 घंटे तक जा सकता है इंटरव्यू, तो उस इंटरव्यू के अंदर लाइक अदर देन टेक्निकल व्हाट यू थिंक कि क्या क्या और चीजें पूछी जा सकती है? जो कई बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे वो 5 इयर्स वाला क्वेश्चन है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स, या फिर आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी करंट कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस का एक आंसर प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा कि आप आर्टिकलशिप, जैसे अगर आप बिग 4 में तो आप आर्टिकलशिप क्यों नहीं कंटिन्यू करना चाहते, बिकॉज सबसे बड़ी कंपनीज है दीज 4 आर। तो यू शुड हैव एन आंसर फॉर दैट कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कि आपको नई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस करनी है या नहीं। सेकेंडली जो एक की एस्पेक्ट होता है वो होता है जब इंटरव्यू खत्म हो जाता है, दे आस्क यू कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं कि नहीं। उस पे आपको अच्छा वर्क करना चाहिए, बिकॉज अगर आप क्लिशे क्वेश्चंस पूछोगे कि सर आई वांट टू बी इन योर पोजीशन और हाउ इज द वर्क लाइफ बैलेंस, व्हाट्स द पैकेज, वो बहुत क्लिशे क्वेश्चंस है। इंस्टेड उस टाइम पे अगर आप जैसे कोई कंपनी की नई न्यूज चल रही है, या यू शुड शो ऑफ योर, आपको अपनी नॉलेज दिखानी कि हमें कंपनी के बारे में ये पता है या नहीं पता। आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना उस सिचुएशन में कि हम ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि इंटरव्यूअर के पास आंसर नहीं होगा। नहीं, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस पूछो जो जेन्युइनली वो प्रूफ करे कि आप जेन्युइनली कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड हो, यू आर अ स्टेक होल्डर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इवन बिफोर यू आर इन्वॉल्व विद द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप उसकी शेयर मार्केट का प्राइस कैसे जा रहा है, अगर कंपनी के मान लीजिए कोई डीमर्जर या एक्विजिशन की न्यूज आ रही है, कंपनी क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रही है, कोई अगर बजट में उस कंपनी के रिगार्डिंग कुछ न्यूज आ रही है,
So those are the areas that you should deal with in such questions instead of asking about the package, work-life balance, and everything. तो आपको लगना चाहिए कि this person really wants to join an organization. अच्छा तरुण, एक चीज और यार, जैसे हमारे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कुछ होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का थोड़ा लैक रहता है, अगर मैं स्पेसिफिकली इंग्लिश की बात करूं, ठीक है। हाँ. कि मेरे साथ भी था जब मैं आर्टिकलशिप ज्वाइन करी थी, जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था। तो यार अब इसके अंदर जो जनरली मेरे पास क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या जो कैंपस हम इंटरव्यू देते हैं क्या वो प्योरली 100% एक्यूरेट इंग्लिश होनी चाहिए वहां पर, या फिर इंग्लिश भी चल जाएगी? किस तरीके से रहना चाहिए मतलब कैंपस के अंदर? 100% एक्यूरेट इंग्लिश तो आप क्या, मैं भी या कोई भी नहीं बोल सकता इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। तो वो चीज तो पॉसिबल ही नहीं है 100% एक्यूरेट इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश का एक वो रहता है, इट्स कम्युनिकेशन इजी हो जाता है बिकॉज यू थिंक दैट यू कैन कम्युनिकेट एट अ हाई लेवल। बिकॉज हिंदी अगर आप कोई बड़ी एमएनसी के अंदर या फिर बड़ी कंपनी के अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अगर उनके ऑपरेशंस ऑल ओवर इंडिया है तो हिंदी आपकी ऑल ओवर इंडिया वर्क नहीं करेगी। यू शुड हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो या नहीं, पर ये डील ब्रेकर भी नहीं होता। आपको अगर आपको इंग्लिश आती है आप यूज करो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अच्छी बात आप इंग्लिश यूज करते हैं। पर ये नहीं है कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो आपका इंटरव्यू सिलेक्शन ही नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा हम ना अपने आप का कॉन्फिडेंस तोड़ने वाली बात है कि हमारे इंग्लिश नहीं आती हम सिलेक्ट हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने आज तक कोई ऑर्गेनाइजेशन में से काम नहीं किया जहां पे 100% इंग्लिश बोले जाती है। इवन इन PwC इन ITC we used to communicate in Hindi both and in English as well. तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड जहां तक बात रही कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो आई गेस कि हमें क्या जो मैंने किया था कि एक या दो मॉक इंटरव्यू देनी चाहिए, ताकि आपको पता लग जाए कि आप अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म करते हो और आप कहाँ पे फंबल्स आ रहे हैं, कहाँ पे आप थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो चीज पता लग जाती है इंसान को। आप मॉक इंटरव्यू दो। अगर आप एक कंपनी में, सपोजली मेरी 4 कंपनी में लिस्टिंग आ गई और मेरे को पता मैंने उसमें से ए कंपनी में जाना ही नहीं, फिर भी इंटरव्यू तो देके प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इंटरव्यू से डरना नहीं है, क्योंकि आप डरोगे ना तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स और गिरेंगे। तो अपने आपको डरना नहीं, और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आके तो कोई फायदा नहीं। तो आई गेस यू शुड वर्क, बिकॉज इंग्लिश एक पॉइंट के बाद आके मैटर नहीं करेगी, तो उसकी बेसिस अपना कॉन्फिडेंस बनाने का कोई फायदा नहीं। राइट। तो मतलब आप कह रहे हो इंग्लिश भी चल जाएगी अगर मैं वहां पर अगर उस हिसाब से मैनेज कर सकता हूँ कि उसको थोड़ा कूल दिखाकर कि हाँ, इफ आई एम यूजिंग हिंदी इन बिटवीन ऑफ इंग्लिश, जहाँ पे मेरे को लग रहा है यार ये वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा इंग्लिश का, आई कैन यूज हिंदी ऑन दैट पार्ट, ताकि हाँ जी सर। अरे सिंपल सी बात, आप इंग्लिश में अगर 10 सेकंड ले लो पर हिंदी में 1 सेकंड में कम्युनिकेट करो, तो आप हिंदी यूज करो, क्योंकि वहां पे लिखा नहीं होगा कहीं पे कि कम्युनिकेट इन इंग्लिश ओनली, और वो कर भी नहीं सकते बिकॉज कोई हमारी नेशनल लैंग्वेज तो है नहीं इंग्लिश कि हमें उसमें कम्युनिकेट करना है। तो इतना हवा बना दिया हमने इंग्लिश का, इतना है नहीं एक्चुअली। वो लगता है थोड़ा, पर वो टाइम के साथ ईज आ जाती है। वो पहले इंटरव्यू में लगता है पर उसके बाद ईजी हो जाता है। ओके, तो आपको लगता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो मोर फोकस होता है आपकी टेक्निकल नॉलेज के लिए इंस्टेड ऑफ मतलब दैट व्हाट यू फेल्ट, राइट? हाँ, ऑब्वियसली बिकॉज उन्होंने काम करवाना है, ठीक है, और अगर आप काम हैंडल कर सकते हो, लैंग्वेज तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे, पर काम आना चाहिए ना। या अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएट हो तो यू शुड हैव टेक्निकल साउंड नॉलेज ऑफ एस्पेक्ट्स लाइक इंड एएस और स्टैंडर्ड्स और एवरीथिंग। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो कम्युनिकेशन स्किल्स दे गेट बेटर विद टाइम। अब जब मैंने पहली बार PwC में काम किया था, मेरे को भी मेल ढंग से लिखना नहीं आता था, अब उसमें मेरे को आराम से आता है, तो वो टाइम से हो जाती है। पर अगर आपके पास नॉलेज है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन आपको चांस देगी। राइट। So, any closer line from your side if you want to say something with the viewer कि किस तरीके से कुछ भी आपको लगता है कि जो एडिशन कुछ भी आपकी तरफ से कुछ भी आपको बताना है? मेरा तो बस ये रहेगा कि बस पेशेंस रखो। इट्स नॉट, मतलब अगर बाय चांस क्लियर नहीं भी होता इंटरव्यू तो डोंट ट्रीट इट लाइक इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक कंपनी को एक पर्टिकुलर इंटरव्यू पे अपने आप में हावी मत होने देना। टेक इट लाइटली, आराम से इंटरव्यू देने जाओ। हुआ अच्छी बात, नहीं हुआ तो भी ठीक है, कोई और कंपनी में हो जाएगा। मतलब सम पीपल ट्रीट इट वेरी हेवीली, टेक इट वेरी हेवीली ऑन देम, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। दैट वुड बी माय क्लोजिंग स्टेटमेंट। मतलब कैंपस ही आखिरी चांस नहीं है, उसके बाद कैंपस के बाद ऑफ कैंपस भी बहुत चीजें हैं, लोकल भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। एक चीज को मतलब इतना सीरियसली भी मत लो कि आप जब वो चांस दे रहे हो तो आप बहुत ज्यादा नर्वस हो जाओ, आप शिवर कर रहे हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो नर्वस नहीं होना, रिलैक्स, उसका आराम है इंटरव्यू। तो अगर नहीं भी हुआ तो देयर विल बी समथिंग विल हैपन।
ऐसा अगर सीए फाइनल निकाल ली है तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। राइट। ठीक है यार तरुण, आई थिंक काफी बढ़िया इंटरव्यू रहा यार, काफी इंसाइट्स मिली होगी जो अभी कैंपस देने वाले हैं। और ऑब्वियसली अगेन मैंने जैसे कहा कि आपसे बढ़िया कोई बंदा हो ही नहीं सकता, तो आपने एक आईटीसी क्लियर करा है जो कि दिग्गज माना जाता है अपने आप में कंपनी। तो थैंक यू सो मच तरुण यार, आपने अपना टाइम निकाला और टाइम निकाल के आपने बच्चों को इंसाइट दिया। अब होपफुली हमको काफी सारी हेल्प मिलेगी इसके अंदर अपने कैंपस जब इंटरव्यू देंगे। तो थैंक यू सो मच तरुण। अरे एनी टाइम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। सबसे पहले तो मैं तरुण को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उसने अपना टाइम निकाला, इतना कीमती टाइम निकाला और वो हमारे साथ आए, जुड़े और न्यूली चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनको गाइडेंस दी। सो थैंक यू सो मच तरुण। अगर आपको तरुण के साथ जुड़ना है तो मैं लिंक्डइन की आईडी तरुण की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप तरुण के साथ जाके जुड़ भी सकते हैं। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।